तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं सीटेट जैसे परीक्षा को पास करने के लिए हमारे पास एक सही रणनीति होनी चाहिए और हमारे पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो सही रणनीति और अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा टेट वाली क्लास पर। आप ज्वाइन कर लीजिए। टेट वाली क्लास को खुद ज्वाइन करिए और दूसरों को भी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करिए। तो दोस्तों यहाँ पर वही पढ़ाए जा रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस तरीके क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं और हमें ये पता चल पा रहा है कि कहाँ से किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं या कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। देखिए, भाषा और जो चिंतन वाला चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को आप स्किप मत करिएगा, अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा और साथ ही साथ इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है लास्ट में उसको भी हमारे साथ कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं भाषा के बारे में। देखिए, भाषा के बारे में अगर देखा जाए तो भाषा क्या है? भाषा हमारे भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। तो अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भैया भाषा क्या है, तो हमें क्या बताना है कि भाव या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक जो माध्यम होता है या माध्यम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि हिंदी क्या है? एक भाषा है और हिंदी जो है हिंदी हमारी एक भाषा है और हम अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं कैसे? हिंदी के माध्यम से, यानी कि हिंदी एक भाषा के माध्यम से। उसी तरह से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी भी एक भाषा है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो संस्कृत भी एक भाषा और तमाम तरह की भाषाएं हमारे देश में या विश्व में मौजूद हैं जो हमारे विचारों या भावों को अभिव्यक्त करने में हमारी मदद करती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ क्यों है? तो मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसके पास अपनी एक भाषा है, यानी कि मनुष्य के पास अपनी भाषा होती है जो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता है या अभिव्यक्त कर पाते हैं और दूसरों को समझा पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य जो है पशुओं से श्रेष्ठ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं भाषा के भाग के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। स्वनिम, सबसे पहले बात करते हैं भाषा के भाग में स्वनिम के बारे में। देखिए, स्वनिम क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। अगर हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भैया स्वनिम क्या है, तो हमें क्या बताना होगा कि हमें ये बताना होगा कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही हमारी स्वनिम है। लेकिन स्वनिम की विशेषता ये है कि इसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई तो है लेकिन इसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। अब स्वनिम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आइए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, छोटा आ से लेकर आह तक अगर देखा जाए तो ये क्या है? स्वनिम का एग्जाम्पल है। आप सोचिए एक बार, केवल छोटा आ की बात करते हैं तो क्या केवल छोटा आ का कोई अपना अर्थ हो सकता है? बताइए एक बार, क्या केवल छोटा आ का अपना कोई अर्थ हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, क्या बड़ा आ का अपना कोई अर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता है। छोटी इसी तरह से देखा जाए तो छोटा आ से लेकर आह तक में अगर एक अकेले अक्षर की बात करते हैं, एक अकेले लेटर की बात करते हैं तो उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, उसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, वही है हमारी स्वनिम। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो का से लेकर ज्ञा तक की भी बात करते हैं, केवल का मतलब कुछ नहीं होता है, केवल खा का मतलब कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ एक नया अक्षर ना जुड़ जाए या एक शब्द ना बन जाए वो चीज़ें, तब तक उसका अपना कोई विशेष अर्थ होता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, स्वनिम का मतलब क्या हो जाता है या स्वनिम क्या है? तो स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। अगर स्वनिम को विशेष अर्थ में बनाना है तो उसके लिए एक नए अक्षर या एक नया शब्द जोड़ना होगा, तभी क्या होगा? स्वनिम बन पाएगा, यानी कि स्वनिम का अर्थ बन पाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या समझ रहे हैं? केवल स्वनिम के बारे में। तो स्वनिम के बारे में दो बातें याद रखनी है, तीन बातें। एक तो पहली बात ये याद रखना है कि स्वनिम जो है सबसे छोटी इकाई है। दूसरी बात ये याद रखना है जिसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। और तीसरी बात ये याद रखना है, छोटा आ से लेकर एग्जाम्पल में छोटा आ से लेकर आह तक, का से लेकर ज्ञा तक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्वनिम है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, इतनी बातें को आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर है। अब आइए बात करते हैं रूपिम के बारे में। देखिए, आप सोचिए एक बार, अगर किसी बच्चे को छोटा आ से लेकर आह तक का ज्ञान हो गया और का से लेकर ज्ञा तक का ज्ञान हो गया दोस्तों, तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें उसे अक्षरों से अक्षरों को जोड़कर समझाना होगा, यानी कि शब्द बनाना उसे हमें सिखाना होगा। जब हम उसे शब्द बनाना जो हम सिखा देंगे या जो शब्द बनाना वो जान जाता है, वही क्या है? रूपिम है।
इसीलिए यहाँ पर कहा गया है रूपिम जो होता है शब्द का सबसे छोटा रूप होता है। और जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है, फिर कहा भी गया इसमें, जब बच्चे को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना प्रारंभ कर देता है। और शब्द कैसे बनेंगे, जैसे का है यानी कि स्वनिम का एक अक्षर लीजिए और एक और अक्षर स्वनिम का जोड़ लीजिए, तो उसके साथ मान लेते हैं का है और माँ जोड़ देते हैं तो कम हो गया, तो ये क्या हो गया, रूपिम हो गया। और रूपिम एक शब्द होता है, रूपिम क्या होता है, एक शब्द होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर अच्छा है, आना, तबला, आँख, ये शब्द है, इसका अपना अर्थ भी होता है। देखिए रूपिम की विशेषता ये है कि रूपिम की विशेषता ये है कि इसका अपना, इनका अपना अर्थ भी होता है, इनका स्वयं का अपना अर्थ होता है, उसे हम क्या कहेंगे, रूपिम कहेंगे। छोटे छोटे जो शब्द होते हैं या कह सकते हैं छोटे शब्द हो या बड़े शब्द हो, जिनका अपना अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं। और स्वनिम का मतलब क्या हो जाता है, जिसका अपना कोई अर्थ होता ही नहीं है, जिसका अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं। स्वनिम कहते हैं, और जिसका अपना कोई स्वयं का अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूपिम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा रूपिम के बारे में 3 बातें। एक तो पहली बात ये आपको याद रखना है, रूपिम जो है शब्द का छोटा रूप होता है, रूपिम जो होता है शब्द का छोटा रूप होता है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि स्वनिम का ज्ञान होने के बाद हम क्या करते हैं, रूपिम का ज्ञान करवाते हैं, यानी कि रूपिम के बारे में बताते हैं। यानी कि जब बच्चों को अक्षरों के बारे में पता हो जाता है तो अक्षरों को अक्षर से जोड़ना बताते हैं, और जब अक्षर से अक्षर जुड़ जाते हैं तो एक शब्द बन जाता है और जिसका अपना कोई अर्थ हो जाता है, जिसका अपना कोई अर्थ होता है वही हमारा क्या है, रूपिम है। अब आइए बात करते हैं वाक्य विन्यास के बारे में। अगर आपको दूसरी वाली बात भी समझ में आ गई है तो जल्दी से कमेंट करिए यस सर क्लियर है। अब वाक्य विन्यास का मतलब क्या हो जाता है, वाक्य विन्यास का मतलब ये हो जाता है कि जहां पर जिसकी जरूरत है, मान लेते हैं एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य की बात करते हैं, जैसे वह जा रहा है, तो एक सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तो जो चीजें जहां पर होनी चाहिए, यदि वो चीजें उचित स्थान पर लगी हुई हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं कर्ता, कर्म, क्रिया। जैसे कि एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, जहां पर कर्ता की जरूरत है वहां कर्ता होना चाहिए, जहां पर कर्म की जरूरत है वहां कर्म होना चाहिए, और जहां पर क्रिया की जरूरत है वहां पर यदि क्रिया होती है तो उसे हम क्या मानते हैं, वाक्य विन्यास बोलते हैं। या उसे हम क्या जानते हैं, और उसे हम किस नाम से जानते हैं, वाक्य विन्यास, या उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वाक्य विन्यास कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं रमेश खाना खा रहा है, रमेश खाना खा रहा है, तो सभी शब्द क्रम में है। आप देखिए रमेश खाना खा रहा है, सभी शब्द जो है बिल्कुल क्रम है। एक सेंटेंस है रमेश खाना खा रहा है, और इसका हर एक शब्द जो है बिल्कुल क्रम में लगा हुआ है, और जो सेंटेंस बिल्कुल क्रम में लगा हुआ है वही है वाक्य विन्यास। अगर लिखा होता है कि खाना रमेश खा रहा है तो यह वाक्य जो होगा क्रम में नहीं है, और जिसके कारण फिर यह वाक्य विन्यास नहीं माना जाएगा। तो वाक्य विन्यास तब नहीं माना जाएगा जब सेंटेंस यानी कि जो पूरा सेंटेंस होगा उसमें कोई भी चीजें क्रम में ना हो, या उसमें से कोई एक चीजें भी क्रम में ना हो, तो उसे हम वाक्य विन्यास नहीं मानेंगे। जैसे कि बात करते हैं जहां कर्ता की जरूरत है अगर वहां कर्म है, और जहां कर्म की जरूरत है यदि वहां कर्ता है या क्रिया है, तो हम उसे वाक्य विन्यास नहीं मानेंगे। तो वाक्य विन्यास का मतलब ये हो जाता है जो पूरा वाक्य बिल्कुल एक क्रम में लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं। तो अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न की वाक्य विन्यास क्या होता है, तो हमें क्या बताना है कि ऐसा वाक्य जो बिल्कुल क्रम में लगा हो, जहां पर कर्ता, कर्म, क्रिया, तीन सभी चीजें उचित स्थान पर लगी हों, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं। अब आइए बात करते हैं अर्थ विन्यास के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं अर्थ का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर कोई ऐसा वाक्य होगा जिसके सारे शब्द का अपना मतलब होगा, जिसके सारे शब्द का अपना मतलब होगा, वही क्या होगा, अर्थ विन्यास होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो रमेश कॉफी पीता है, रमेश कॉफी पीता है, इस वाक्य के सभी शब्द जो हैं अर्थपूर्ण है, इस वाक्य के सभी शब्द जो हैं अर्थपूर्ण है, यानी कि हर एक शब्द का अपना अर्थ है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं रमेश कॉफी खाता है, तो यहाँ पर आप देखिए रमेश कॉफी खाना नहीं बल्कि रमेश कॉफी पीना हो जाएगा। खाना शब्द का अपना कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए फिर क्या हो जाएगा, वाक्य विन्यास नहीं कहा जाएगा। तो वाक्य विन्यास का मतलब ये हो जाता है कि जब कोई सेंटेंस होगा वो बिल्कुल क्रम में भी होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके हर एक शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए, उसके हर एक शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए, तो उसे हम क्या मानते हैं, अर्थ विन्यास मानते हैं। जैसे कि रमेश खाना खा रहा है,
रमेश खाना खा रहा है तो बिल्कुल सही है, रमेश खाना खा रही है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रमेश यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर लिंग में परिवर्तन हो गया तो फिर यहाँ गलत हो जाएगा। या एक तरीके से कहते हैं, अगर रमेश कॉफ़ी पीता है तो बिल्कुल सही है, अगर रमेश कॉफ़ी खाता है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब रमेश कॉफ़ी खाता है तो फिर यह अर्थ विन्यास नहीं माना जाएगा। तो अर्थ विन्यास कब नहीं माना जाएगा? जब उस सेंटेंस का अपना, उसमें से कोई एक जो शब्द होगा, उस शब्द का मतलब अगर गलत लिखा होगा तो फिर वो अर्थ विन्यास नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो अर्थ विन्यास नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने आपको 4 बातें सिखा दिया। एक तो बात करते हैं रूपिम के बारे में, स्वनिम के बारे में, और दूसरी बात करते हैं रूपिम के बारे में, और तीसरी बात करते हैं, हमने आपको बताया वाक्य विन्यास के बारे में, और चौथी बात की बात करते हैं तो हमने आपको बताया अर्थ विन्यास के बारे में। तो ध्यान रखिएगा स्वनिम के बारे में हमने आपको क्या समझाया कि स्वनिम जो होता है छोटा आ से लेकर आह तक, का से लेकर या तक, जो इस लेटर्स है ए है, स्वनिम है, जिसका अपना अकेले में कोई शब्द कोई अर्थ नहीं होता है। स्वनिम जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। फिर हमने आपको बताया रूपिम का मतलब, रूपिम क्या होता है, जब बच्चे को क्या होता है स्वनिम का ज्ञान करवा दिया जाता है तो उसे रूपिम के बारे में बताया जाता है, यानी कि शब्दों को जोड़ने के बारे में बताया जाता है। और वही जो बच्चा शब्दों को जोड़ना सीख जाता है और वो जो शब्द होते हैं उसका अपना स्वयं अर्थ होता है, वही क्या होता है कि एक तरीके से रूपिम होता है। फिर हमने आपको बताया अर्थ विन्यास के बारे में, वाक्य विन्यास के बारे में हमने आपको बताया कि पूरे जो वाक्य होगा वो बिल्कुल क्रम में होना चाहिए। जहां पर कर्ता कर्म क्रिया उचित स्थान पर लगी होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थ विन्यास, उसे हम क्या बोलेंगे, वाक्य विन्यास बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वाक्य विन्यास बोलेंगे। और अर्थ विन्यास में क्या हो जाता है कि जो भी सेंटेंस होगा उसमें जितने भी शब्द लिखे होंगे उनका अपना अर्थ होता है, उन सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है, तो उसे हम क्या मानेंगे, अर्थ विन्यास मानेंगे। जैसे रमेश कॉफ़ी पीता है बिल्कुल सही है, लेकिन रमेश कॉफ़ी खाता है बिल्कुल गलत है। तो चारों बातें हमने आपको समझा दिया है। आइए अब बात करते हैं भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था के बारे में। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की कोशिश करता है। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चरण में, यानी कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है या जन्म लेते हैं तो फिर क्या होता है कि बच्चा चिल्लाता है या चिल्लाने की कोशिश करता है, या रोता है या रोने की कोशिश करता है। रोने और चिल्लाने की कोशिशों के साथ साथ अन्य ध्वनियाँ या आवाज़ें भी निकालने लगता है। और ये ध्वनियाँ जो होती हैं पूर्णतः स्वाभाविक और स्वयं उत्पन्न या प्रकृति द्वारा होती हैं और इन्हें सीखा नहीं जाता। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे रोते हैं चिल्लाते हैं जन्म लेने के बाद, ये अपने आप से उत्पन्न होती हैं, इनको सीखते नहीं हैं बच्चे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं और कोशिश शुरू हो जाती है। जब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो जाती है, चिल्लाना और दुनिया भर की आवाज़ें निकालना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद बच्चा बड़बड़ाने की भी कोशिश करता है। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक का स्वर और व्यंजन ध्वनि के अभ्यास का भी अवसर कर पाते हैं। तो जब बच्चे बड़बड़ाते हैं, ठीक है, अपने आप से, तो क्या होता है उनका स्वर और व्यंजन का भी ध्वनि कहीं ना कहीं ध्वनि का अभ्यास करने का भी उन्हें अवसर मिल जाता है। बालक कुछ भी दूसरों से सुनते हैं और जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप में वे उसी ध्वनि को बोलने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जिस तरह की बातों को सुनते हैं या बच्चे जिस तरह की बातों को सुनते हैं उस तरह से वे बोलने का प्रयास करते हैं। इनके द्वारा अगर देखा जाए तो आ ई उ ए इत्यादि को व्यंजनों में ता मा ना का से पहले उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इनके द्वारा स्वरों में देखा जाए तो का ई यू ए की बात करते हैं, इनको व्यंजनों में अगर देखा जाए तो ता मा ना का पहले उच्चारित करते हैं। देखिए, बच्चों को अगर देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं अगर स्वर के हिसाब से देखा जाए तो वे छोटा बड़ी छोटा ऊ ए ऐसे शब्द निकालने का प्रयास करते हैं। व्यंजनों में आप देखते हैं तो ज़्यादातर ता बोलेंगे, ज़्यादातर माँ बोल देंगे, ज़्यादातर ना बोल देंगे या ज़्यादातर का बोल देंगे। ठीक है, उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन इस तरह के वे बड़बड़ाने का कोशिश करते हैं या बड़बड़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाव भाव तथा इशारों की भाषा को भी बालक धीरे धीरे समझने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि आगे चलकर क्या होता है कि जब बच्चे थोड़ा से और बड़े होते हैं तो उन्हें एक्सप्रेशन भी समझ में आने लगता है या आने लगते हैं। इस अवस्था में वे प्रायः 2 स्वर व्यंजन या ध्वनियाँ निकालकर
उसकी पूर्ति या हाव भाव को कोशिश करने का भी प्रयास करते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। जैसे कि बात करते हैं हाव भाव तथा इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है या आने लगती है। जैसे आपने देखा है, किसी बच्चे को आप थप्पड़ दिखाइए, किसी बच्चे को आप आंख दिखाइए, तो बच्चा समझने लगता है कि इस समय थप्पड़ इसलिए दिखाया जा रहा है कि हमने लगता है कोई गलती कर दिया है, और इस आंखें दिखाने पर उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्रोध किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चा धीरे धीरे, या बच्चे जो होते हैं धीरे धीरे ये सब बातें समझने लगते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि भाषा सीखने के विभिन्न साधन की बात करते हैं। अगर बच्चों को भाषा सिखानी है या बच्चों को भाषा सीखनी है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने तमाम साधन बताए हैं। कहानी सुनना, अगर बच्चे को कहानी सुनाई जाती है तो बच्चों की जो भाषा होगी अच्छी हो जाएगी, यानी कि बच्चे भाषा सीख जाएंगे। जैसे कि माता पिता के द्वारा या किसी अभिभावक के द्वारा क्या होता है, बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो बच्चा उस कहानियों को सुनता है, समझता है और उसी तरह से बोलने का प्रयास करता है। जब उसी तरह से बोलने का प्रयास करता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसका भाषा का विकास होता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं वो भाषा को सीखने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। प्रश्नोत्तर के द्वारा का कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को कहानी सिखाई जाती है तो उसी में से अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे की समझ में नहीं आती है, तो बच्चे से उसको अवसर दिया जाना चाहिए कि बच्चा अगर प्रश्न पूछना चाहता है तो प्रश्न पूछ सकता है, तो जिससे क्या होगा कि भाषा का विकास होगा। या आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, अगर बच्चे को आप कहानी सुनाते हैं, अगर बच्चे को आप कहानी सुनाते हैं तो उसमें से भी आप प्रश्न कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक राजा और रानी की कहानी आप सुना रहे थे, या शेर भी उसमें रहा होगा, तो आप पूछ सकते हैं कि शेर की क्या भूमिका थी, राजा की क्या भूमिका थी, रानी की क्या भूमिका थी। इस तरह के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जिससे उसका माइंड जो होगा एक्टिव होगा और उसका भाषा का विकास अच्छा हो सकता है, यानी कि भाषा के विकास उसके हो सकते हैं या हो सकता है, सॉरी। तो ये बातें, दूसरी बातें क्या है, भाषा सीखने के माध्यम में अगर देखा जाए तो दूसरी बातें क्या है, प्रश्नोत्तर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगली बात करते हैं अनुकरण। देखिए अनुकरण के बारे में आप जानते ही हैं कि बच्चा को बच्चे को जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलेगा, जिस प्रकार की भाषा का एनवायरनमेंट मिलेगा, उस प्रकार की भाषा को सुनेगा, सीखेगा और उसी तरह से बोलने का प्रयास करेगा। यानी कि अनुकरण के माध्यम से भी बच्चों का या बच्चे का क्या होता है, भाषा का विकास होता है दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं, अगर किसी बच्चे का जन्म भले ही भारत में हुआ हो, लेकिन अगर उसे अमेरिका में डाल दिया जाता है तो अंग्रेजी बोलने लगेगा, क्योंकि उसने क्या अनुकरण किया हुआ है, अंग्रेजी अनुकरण किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बातचीत का माध्यम। अगर देखा जाए तो बातचीत का भी माध्यम यदि हम अपनाते हैं तो बच्चे का भाषा का विकास हो सकता है या बच्चों का भाषा का विकास हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं, बच्चों को कन्वर्सेशन का भी अवसर देना चाहिए, जिससे क्या होगी, उनका भाषा का विकास अच्छे से हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा का महत्व के बारे में। आइए समझते हैं कि भाषा का क्या महत्व है। पहले तो हमने ये देखा, ध्यान रखिएगा, भाषा सीखने के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। एक तो कहानी सुनना, दूसरा प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तीसरी बात करते हैं अनुकरण के माध्यम से और चौथी बात करते हैं बातचीत के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए भाषा का महत्व क्या है। भाषा का महत्व यह है इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। देखिए अगर आपके पास भाषा है, सोचिए अगर आपके पास भाषा है तो फिर आपकी जो इच्छा है, कुछ खाने पीने की इच्छा है तो आप उस चीज़ को मांग सकते हैं, या आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को आप ले सकते हैं। तो भाषा होगी तो हम अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर पाएंगे, और जिससे क्या होगा कि हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी और हम संतुष्ट भी हो सकेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ध्यान को आकर्षित करने के लिए। अगर भाषा हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन की हम क्या कर सकते हैं कि ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे की बात करते हैं तो बच्चों के पास अपनी भाषा होती है या भाषा होगी तो वे किसी का भी ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। यानी उन्हें अगर खाना चाहिए, पीना चाहिए, कुछ भी चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, भाषा उनके पास है तो वे मांग सकते हैं कि हमें ये चाहिए। सोचिए अगर किसी बच्चे के पास भाषा ना हो, जैसे मोगली की बात करते हैं, द जंगल बुक में आपने मूवी में देखा होगा कि द जंगल बुक में जो बच्चा होता है मोगली, उसके पास अपनी भाषा नहीं होती, उसके पास जानवरों की भाषा होती है, मनुष्य की भाषा नहीं होती है। तो अगर उसे खाना चाहिए तो वो खाना नहीं मांग पाएगा मनुष्य से, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कैसे हमें खाना मांगना चाहिए। तो अगर भाषा उसके पास होती है, यानी कि कोई भी भाषा होती है जो जिसे मनुष्य समझ सकते हैं या समझ पाएगा, तो फिर वो अपनी बात को रख सकता है और उसे खाना मिल सकता है या मिल सकते थे। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषा का महत्व यह है कि ध्यान को आकर्षित करने के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए। अगर हमें समाज के साथ अपना संबंध स्थापित करना है या तालमेल विकसित करना है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना भाषा के हम अपने सामाजिक संबंध को नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक मूल्यांकन की बात करते हैं। अगर हमें सामाजिक मूल्यांकन करना है तो उसके लिए भी भाषा की आवश्यकता पड़ती है कि समाज में बालक जो है समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है और कैसे बोलता है। इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक उपलब्धि के महत्व के बारे में बात करते हैं। देखिए, शैक्षिक उपलब्धि महत्व के बारे में यदि हम बात करते हैं तो भाषा का जो संबंध होता है बौद्धिक क्षमता से होता है। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं होगी। बिल्कुल, अगर बच्चे को भाषा नहीं आती है तो आप सोचिए कि वो अपनी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर उसे क्लास 1 पास करना है तो उसके पास भाषा होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जहाँ पर वो पढ़ेगा और जहाँ जिस तरह की भाषा की आवश्यकता है उस तरह की अगर बच्चे के पास भाषा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो शैक्षिक उपलब्धि नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि शैक्षिक उपलब्धि का भी महत्व है। अगर शैक्षिक उपलब्धि हासिल करना है तो भाषा का होना जरूरी है। दूसरों के विचारों को अव्यक्त करने का भी एक माध्यम है, प्रभावित करने का एक माध्यम है या प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास या बच्चों के पास बात करते हैं भाषा होगी तो हम दूसरे के विचारों को भी प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावित किया जा सकता है। जैसे कि बात करते हैं, आपने देखा है किसी की भाषा इतनी अच्छी होती है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, किसी के विचार इतने अच्छे होते हैं जो अपने ओर किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर लेता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके हर एक बात से दूसरे लोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, भाषा ही है जो हमारे विचारों को प्रभावित करती है, दूसरों के विचारों को प्रभावित करती है दोस्तों। ठीक है, तो भाषा का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी काफ़ी ज़्यादा महत्व है हमारे जिंदगी में, यानी कि हमारे जीवन में। तो भाषा का महत्व क्या है, एक तो इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि की पूर्ति हो सकती है, ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है, सामाजिक संबंध स्थापित किया जा सकता है, सामाजिक मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी कि सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व है, शैक्षिक उपलब्धि हासिल की जा सकती है, दूसरों के विचारों को प्रभावित किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं भाषा के विकास के सिद्धांत के बारे में। भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में आइए अच्छे से समझते हैं। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए। और यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर क्लियर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बैंडूरा के सिद्धांत बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बैंडूरा से, तो ध्यान रखिए बैंडूरा के बारे में। बैंडूरा ने अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बलपूर्वक कहा कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अनुकरण या नकल करने के माध्यम से सीखता है। देखिए, बैंडूरा कहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, बैंडूरा ने सामाजिक सीखने के सिद्धांत को दिया हुआ है। इन्होंने बताया है कि अगर बच्चा सीखेगा भी तो भाषा सीखेगा भी तो कहाँ से सीखेगा, परिवार से सीखेगा या आस पड़ोस से सीखेगा। जहाँ पर जिस तरह परिवार में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा या आस पड़ोस में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसी तरह की भाषा को बच्चा सीखेगा। बालकों को जिस प्रकार का वाक्य या शब्द सुनने को मिलता है उसे वह आसानी से सीख लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसने कहा है, बैंडूरा साहब ने। देखिए, बैंडूरा साहब के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक तरीके से इस बात पर भी बल दिया कि प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग भी बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, जो बच्चे मॉडलिंग करते हैं या मॉडलिंग का जिन्हें अवसर मिलता है तो उससे भी बच्चे सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं या सिखाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बैंडूरा के सिद्धांत में, तो बैंडूरा का सिद्धांत ये है कि बच्चों को अनुकरण पर बल दिया गया है, यानी कि उन्होंने कहा है कि बच्चे भाषा तभी सीखेंगे जब उन्हें अनुकरण करने को मिलेगा, परिवार, आस पड़ोस या समाज से उन्हें अनुकरण करने को मिलेगा। तो वहाँ पर जिस तरह की भाषा बोली जाएगी या जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उस तरह के शब्दों या भाषा का बच्चा सीखेगा या बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो बैंडूरा के सिद्धांत में केवल ध्यान रखिएगा अनुकरण से संबंधित है, इस बात को भूलिएगा नहीं। अब बात कर लेते हैं परिपक्वता के सिद्धांत के बारे में। देखिए, परिपक्वता के सिद्धांत का मतलब ये हो जाता है कि अगर भाषा एवं स्वरों का नियंत्रण होना है तो परिपक्व, कहने का मतलब ये है मेच्योरिटी का होना जरूरी है, यानी कि बोलने वाले जो पार्ट हैं वे बोलने वाले पार्ट जो होने चाहिए मेच्योर होना चाहिए। जैसे जीवा, गला, तालु, होंठ, दांत की या स्वर की बात करते हैं, इसमें बोलने के लिए ये सारी चीज़ें कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल विकसित होनी चाहिए। अगर एक कमज़ोर है या
कह सकते हैं कि बोलने में दिक्कत हो रही है, कुल मिलाकर आप परिपक्व हैं या कमज़ोर हैं, आप परिपक्व हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि बच्चा अच्छी भाषा नहीं बोल पाएगा। अगर ये सभी अंग जो हैं परिपक्व हैं, परिपक्व कह सकते हैं, होंठ, दांत और तालु, ये सभी चीज़ें जो हैं बोलने के जितने भी पार्ट हैं ये परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, बिल्कुल विकसित हैं, तो बच्चे जो होंगे अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे, यानी कि अच्छे तरीके से भाषा को बोल पाएंगे। अब बात करते हैं अनुबंधन का सिद्धांत के बारे में। देखिए, जब भी अनुबंधन की बात की जाए या साहचर्य की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर कंडीशन की बात की जाएगी। जहाँ पर क्या होगा अमूर्त, जहाँ पर क्या होगा किसी भी चीज़ों को अगर बताया जाएगा तो उसको दिखा कर बताया जाएगा, यानी कि मूर्त वस्तुओं से जोड़कर बच्चे को जानकारी दी जाएगी। और जब बच्चे को मूर्त रूप से यानी कि मूर्त वस्तुओं को जोड़कर सिखाया जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है। जैसे बच्चे को अगर आम सिखाना है, आम के बारे में दिखाना है, आम के बारे में बताना है तो आम उसे दिखा देना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुबंधन के सिद्धांत में सीखना अमूर्त नहीं होता है बल्कि किसी मूर्त वस्तु को जोड़कर उसे शब्दों की जानकारी दी जाती है। जैसे सेब की बात करते हैं, अगर सेब बताना है तो सेब कैसे समझेगा, चित्र के माध्यम से आप उसे दिखा सकते हैं, ठीक है, या आप प्रत्यक्ष रूप से उसे दिखा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से यानी सेब उसे दिखा सकते हैं कि ये सेब है तो सेब को दिखा दीजिए तो बच्चा जल्दी समझ जाएगा। यही है अनुबंधन का सिद्धांत, और इससे क्या होगा कि बच्चे में भाषा का विकास अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुकरण के सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें चैपनीज, सर्ली, कर्टी और वैलेंटाइन आदि वैज्ञानिकों ने अनुकरण के सिद्धांत पर बल दिया हुआ है, यानी कि भाषा सीखने पर इन्होंने बल दिया हुआ है कि बच्चा भाषा तभी सीखेगा जब उसे अनुकरण करने का अवसर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि समाज और परिवार में यदि उसे रहने का मौका मिलता है तो बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, यानी कि भाषा का विकास उसका बेहतर हो पाएगा, ठीक है। अगर समाज या परिवार की बात करते हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है या अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वो चीज़ें बच्चे में भी वही दोष आ जाएंगे जो समाज और परिवार या पड़ोस आस पड़ोस में बातें बोली जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। भैया यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चॉम्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, चॉम्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, शब्दों की निश्चित संख्या से निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए क्या करते हैं, वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं और इन शब्दों से नए नए वाक्यों का निर्माण और नए नए शब्दों का निर्माण करने लगते हैं। और इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, चॉम्स्की जनरेटिव ग्रामर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उन्हें क्या कहा जाता है, चॉम्स्की ने उन्हें क्या कहा, जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है या चॉम्स्की जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी जाती है उसे, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चॉम्स्की महोदय ने कौन से सिद्धांत दिया हुआ है, तो भाषा अर्जित करने का सिद्धांत दिया हुआ है। तो चॉम्स्की महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, तो भाषा अर्जित करने का सिद्धांत दिया हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगर बच्चे का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चा भाषा को अच्छे से सीख पाएगा या किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से सीख पाएगा। अगर वही बच्चा कुपोषण का शिकार है या मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो आप जानते हैं कि बच्चा अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धि की बात करते हैं। अगर किसी बच्चे की बुद्धि तीव्र है यानी कि ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सीख पाएगा या ज़्यादा अच्छे तरीके से भाषा को सीख पाएगा। अगर किसी बच्चे के IQ लेवल जो है वो कम है तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि वो कम शब्दों को सीखेगा और कम भाषा का विकास भी कम हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, जिस बच्चे की सामाजिक स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी वो बच्चा जल्दी से सीख पाएगा भाषा को। जैसे कि बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं या शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग आप देखेंगे, शहरी क्षेत्रों में अलग देखेंगे। या जैसे कि बात करते हैं सामाजिक स्थिति में, जैसे SC और ST वर्ग के लोग की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं, तो जो जनरल वर्ग के बच्चे होते हैं उनका भाषा का विकास अच्छा हो जाता है। जो SC और ST वर्ग के बच्चे होते हैं उनके भाषा का विकास अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि वे सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़े होते हैं। फिर बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो अच्छे विद्यालय नहीं जा पाएगा। जब बच्चा अच्छा विद्यालय नहीं जा पाएगा तो उसका अच्छा विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो इसलिए कहा जाता है सामाजिक स्थिति सामाजिक आर्थिक स्थिति भी मायने रखती है। नेक्स्ट बात करते हैं परिवार का आकार। छोटे परिवार में बालकों की भाषा का विकास बड़े आकार के परिवार से अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, अगर परिवार का आकार छोटा है तो कहीं ना कहीं बच्चे का भाषा का विकास अच्छा हो पाएगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चे को प्रशिक्षण देते हैं यानी ट्रेनिंग देते हैं, और जिसके जरिए क्या होता है बच्चे का भाषा का विकास अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुजन्म की बात करते हैं, मल्टी बर्थ के बारे में बात करते हैं। यदि एक साथ अधिक संतानों का जन्म हो जाता है तो उनमें भाषा का विकास विलंब हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर एक साथ अधिक संतानों का जन्म एक समय में ही अगर देखा जाए, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा समय ना लेकर जल्दी अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं भाषा का विकास उनका बेहतर नहीं हो पाता है, और उनकी भाषा के विकास बेहतर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी का नकल दूसरा वाला भी करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक बच्चे का अगर जन्म हुआ है तो उसमें एक गैप होकर काफ़ी समय के बाद ही दूसरे बच्चे का जन्म होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं द्विभाषावाद की बात करते हैं। द्विभाषावाद का मतलब ये हो जाता है यदि द्विभाषी परिवार है, कहने का मतलब ये है यदि माँ पिता के द्वारा हिंदी बोली जा रही है और माँ के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है तो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ पर उसका भाषा का विकास बेहतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक बार सोचेगा मैं अंग्रेजी बोलूँगा या अंग्रेजी बोलूँ या हिंदी बोलूँ, और इसी कन्फ्यूजन में ना तो हिंदी अच्छा बोल पाएगा ना अंग्रेजी अच्छा बोल पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं संवेगात्मक तनाव के बारे में बात करते हैं। तो जिन बच्चों के संवेग या भावों को कठोरता से दमन कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों का भाषा का विकास देरी से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बच्चा अगर बोलने का प्रयास करता है तो आप डांट देते हैं तो बच्चा फिर दोबारा नहीं बोलता है या बोलने से डरने लगता है, उसे लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, तो इसके वजह से भी क्या होता है बच्चे का भाषा का विकास बेहतर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, यानी पर्सनालिटी की बात करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो चुस्त फुर्त होते हैं और वे बहिर्मुखी होते हैं तो उनका भाषा का विकास बेहतर हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं तो आप जानते हैं कि उनका भाषा का विकास बेहतर नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं उनमें भाषा का विकास जो होगा वो देरी से होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशिक्षण विधि की बात करते हैं, ट्रेनिंग मेथड। जैसे कि बात करते हैं भाषा की आप क्लास लेते हैं, जैसे अंग्रेजी बोलना सीखें, हिंदी बोलना सीखें, अगर इस तरह की क्लासेस जब आप लेते हैं तो अगर वहाँ पर सही ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो आप जानते हैं कि बच्चा या आप जो है एक तरीके से भाषा को अच्छे तरीके से जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग मेथड भी मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, अगर ट्रेनिंग मेथड अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा का विकास अच्छी नहीं हो पाएगी, यानी कि भाषा का विकास अच्छा नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं हमने आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बता दिया है, फिर इसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, बाकी आप इसके चैप्टर को कर लीजिएगा, नहीं आगे मैं करवाऊंगा। जैसे कि बात करते हैं हमने आपको भाषा के बारे में बताया, हमने आपको स्वनिम के बारे में बता दिया, हमने आपको रूपिम के बारे में बता दिया, हमने आपको वाक्य विन्यास के बारे में बता दिया, हमने आपको अर्थ विन्यास के बारे में बता दिया, हमने भाषा विकास के प्रारंभिक अवस्था के बारे में आपको समझा दिया। फिर उसके बाद भाषा सीखने के साधन जैसे कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, फिर उसके बाद अगर देखा जाए अनुकरण बातचीत के माध्यम से, फिर भाषा के महत्व क्या, इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि, ध्यान को आकर्षित करने के लिए, सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए, सामाजिक मूल्यांकन के लिए, शैक्षिक उपलब्धि के महत्व के लिए, दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए भाषा जरूरी है। बैंडूरा के सिद्धांत हमने आपको बता दिया जहाँ पर अनुकरण पर बल दिया गया। परिपक्वता की बात की जाती है तो जहाँ पर बोलने वाले जो अंग होते हैं वे परिपक्व होने चाहिए, तभी बच्चा अच्छे सीख पाएगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उसके भाषा का विकास देर में होगा, यानी कि उसका भाषा का विकास देर में होगा या उनका भाषा का विकास देर में होगा। फिर बात करते हैं अनुबंधन का सिद्धांत, जो भी चीज़ें पढ़ाया जाए उनको दिखाकर पढ़ाया जाए, यानी मूर्त चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाए। फिर अनुकरण के सिद्धांत में आप जानते हैं चॉम्स्की के भाषा अर्जित करने का सिद्धांत हमने आपको बता ही दिया। ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। ज़्यादा नहीं, ये प्रश्न है, इसके सामने उत्तर भी है, बस इतना देखना है कि आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है, यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे कम कौन है। अगर ये पूछा जाता है कि बच्चे के भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करती हैं तो चॉम्स्की महोदय, जो कि आप जानते ही हैं। तो भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे वाला यहाँ पर क्वेश्चन आंसर गलत हो, सही सबसे कम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई, वाक्य कैसा है।
तो अर्थ विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गलत है। आप लोग कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा कि अर्थ विन्यास की दृष्टि क्या है, वाक्य विन्यास की दृष्टि क्या है, इसके बारे में एक बार कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने छात्र इसके बारे में बताते हैं। क्वेश्चन अगला ये है कि यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, सृजनात्मक चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी बालक के पास 5 आम है और इसमें से 2 आम अपने मित्र को देता है और 1 आम अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर किस प्रकार की चिंतन की अवस्था में रखा जाएगा, अभिसारी चिंतन में रखा जाएगा। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे हमने भाषा और चिंतन के बारे में पूरा बता दिया। अब इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब भी पेपर देने जाना हो तो एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, भले ही शॉर्ट में या तेजी के साथ स्पीड बढ़ाकर देखना हो, लेकिन आप देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर 1 से 2 नंबर 3 नंबर आपको जरूर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और खुद शेयर करिए, खुद ज्वाइन करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए ज्वाइन करने के लिए। बाकी चीज़ें थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।